Hello everybody, I am Santosh Panu and you are learning English with me. Okay, so let's get started. First of all, I welcome you on this beautiful platform Krishna Classes. Okay, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे वो प्रीवियस ईयर का जो एनालिसिस चल रहा है उसकी सीक्वेंस चल रही है, जिसमें फर्स्ट वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप एक बार वहाँ से गो थ्रू हो जाइए। 2019 में जो हमारी शिफ्ट हुई थी मार्च के महीने में, उसकी हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि कैसे एग्ज़ाम को हमें वो बच्चे जो सोच रहे हैं एसएससी की तैयारी करने की या फिर जो ऑलरेडी कर रहे हैं, ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीरीज हम चला रहे हैं, ये दोनों के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। राइट, जो बच्चे नए हैं उनको यहाँ पर पैटर्न समझ आएगा, ठीक है, और जो बच्चे पुराने हैं उनको क्वेश्चन करने की टेक्निक समझ आएगी कि कैसे आप 3 पार्ट को एलिमिनेट करके आप चौथा आंसर बनाते हो। क्लियर है? तो अभी शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है बच्चे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, अगर हम इस ईडियम की बात करें बच्चे, तो ये जो ईडियम है ये कहाँ से कॉइन हुई थी? कोई भी काम आप कर रहे हो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे कि आपने इस पॉइंट से कोई काम करना शुरू किया, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस पॉइंट से हमने कोई काम करना शुरू किया, ठीक है, और हम यहाँ तक पहुँचे और वापस इसी पॉइंट पे आ गए, यानी कि जो आउटपुट है वो हमारा 0 रहा। ठीक है, तो इस फ्रेज के लिए हम यूज करते हैं बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, मतलब कि फिर से नए सिरे से शुरू करना किसी काम को, ठीक है, मतलब 0 लेवल पे पहुंच गए और उससे फिर से शुरुआत करना, तो दैट इज कॉल्ड बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे ऑप्शंस की, तो सबसे पहले एक ऑप्शन दिख रहा है नेग्लेक्ट समथिंग। ठीक है, नहीं हो सकता कि किसी चीज को नेग्लेक्ट कर रहे हो आप। कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। ड्रॉ ए स्क्वायर, ये भी नहीं हो सकता। और मूव अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना, तो इस फ्रेज का ये मतलब नहीं होता। समझ आ रही है बात? यानी कि कम टू द ओरिजिनल पॉइंट, जिस पॉइंट से काम शुरू किया था वापिस आप पहुंच करके वहीं से शुरुआत कर रहे हो, आउटपुट 0 हो गया है और आप फिर से किसी काम को नए सिरे से आप शुरू कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड बैक टू स्क्वायर वन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है बच्चे जो स्पेलिंग टेस्ट में से पूछा जाता है, तो देखेंगे टेंस बिल्कुल सही स्पेलिंग है। ठीक है, यानी कि कोई ऐसी चीज जो कंपटीशन के लायक है, कंपटीशन की कैपेसिटी रखती है, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस, बिल्कुल ठीक लिख रखा है। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का मीनिंग क्या होता है बच्चे? किसी भी कोई भी घटना हुई है, कोई भी इवेंट्स हुई है, ठीक है, उनको टाइम के हिसाब से अरेंज करना। ठीक है, टाइम या फिर कहो डेट, इनके हिसाब से अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। ठीक है, अगर आप किताबों में देखते हो क्रोनोलॉजी, वहां पर आप देख सकते हो ये घटनाएं, जैसे हमारे युद्ध यहाँ पर हुए थे कि ये लड़ाई इस साल में हुई थी, ये लड़ाई इस साल में हुई थी, जब आप उसको डेट वाइज सेट करते हो तो दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट शब्द हमें दिख रहा है कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल सही स्पेलिंग है, ये देखिए कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता करना। ठीक है, सहमति करना, समझौता करना। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चे कंसमेशन, यहाँ पर जो स्पेलिंग मुझे दिख रही है बच्चे, इसमें एम डबल हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब होता है लगे रहना, किसी काम को पूरा करना। ठीक है, तो दैट इज CONSUMMATION। ठीक है, तो क्योंकि हमें क्या बताना था, रोंगली स्पेल्ट बताना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ आ रही है? बी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जिसकी रोंग स्पेलिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है बच्चे कि पूरा एक सेंटेंस दे रखा है और उसमें हमें क्या करना है, सेगमेंट तोड़ रखे हैं उसके और हमें एरर बतानी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ये टॉपिक पूरे ग्रामर में से आता है। ठीक है, अगर आपको पूरे किसी सेंटेंस को 4 सेगमेंट में वो तोड़ रहा है तो आपसे ये पूछा जाता है कि ग्रामेटिकल एरर कौन से पार्ट में है। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी जैसे लास्ट वीडियो में इंग्लिश ग्रामर में 17 टॉपिक्स हमें पढ़ने पड़ते हैं, जब ये जाकर हमारी एरर दूर होती है। ठीक है, 17 टॉपिक में से ये किसी से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे, अंडरलाइन पार्ट हमें क्या दिख रहा है, टू फाइट ऑन द बैटलफील्ड फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री नीड्स अ ग्रेट स्ट्रोंगनेस। एक बात बताती हूँ बच्चे, सबसे पहले एक एडजेक्टिव होता है स्ट्रोंग, और जब इस एडजेक्टिव से हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। क्या होता है वो? स्ट्रेंथ। स्ट्रोंगनेस नाम का कोई शब्द इंग्लिश में नहीं है। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाई जाती है बच्चे? सबसे पहले अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती क्या है?
अगर आप जनरली देखोगे तो वो चीज़ें जो हमें मार्केट में नहीं मिलती। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ईमानदारी, क्या मार्केट में मिलती है? गुस्सा क्या मार्केट में मिलता है? प्यार क्या मार्केट में मिलता है? नफरत क्या मार्केट में मिलता है? तो हम क्या करते हैं इनको, जैसे कि हील एक वर्ब है, आप कैसे कैसे बना सकते हो, आप वर्ब से भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हो। हील हमारी एक वर्ब है, अगर वर्ब है तो इससे जो हमारा नाउन बनता है दैट इज हेल्थ। क्लियर? अब आप किसी की हेल्थ को टच नहीं कर सकते। जिन चीज़ों को फील किया जाता है वो हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं, जिनको टच नहीं किया जाता। क्लियर? अगर मैं कहूँ वो पर्सन स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग से हमने बना दिया स्ट्रेंथ, क्या किसी की स्ट्रेंथ को टच किया जा सकता है? नहीं। अगर मेरे सामने एक शब्द है वाइज, बुद्धिमान है कोई पर्सन, तो उसका क्या बन जाएगा? विजडम। ठीक है, वाइज से क्या बन जाता है? विजडम। क्या विजडम को टच किया जा सकता है बच्चों? नहीं, ये किसी पर्सन की क्वालिटी हो सकती है। अगर यहाँ पर शब्द होता ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट शब्द से हम क्या बना देते हैं? ऑनेस्टी। क्या ऑनेस्टी को टच किया जा सकता है? नहीं। तो सीखने को क्या मिला बच्चों? सबसे पहले ये हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, स्ट्रोंगनेस नाम का कोई शब्द नहीं होता, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ? नो इम्प्रूवमेंट को एलिमिनेट कर देती हूँ। एक आप देख रहे हो ग्रेट है, स्ट्रोंगनेस यहाँ भी लिखा हुआ है, एलिमिनेट कर दो। अब हम देखेंगे कि एक में लिखा है लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ, दूसरे में लिखा है ग्रेट करेज। अब आप एक बार रिलेवेंस देखेंगे, अगर वो बैटलफील्ड की बात कर रहा है बच्चे, बैटलफील्ड की बात कर रहा है, तो वहां पर हमें करेज चाहिए या स्ट्रेंथ चाहिए? ऑब्वियसली हमें वहां पर क्या चाहिए? करेज चाहिए, ना कि स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अब हमारा जो दो ऑप्शन हमारे पास थे उनमें से प्रॉपर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेट करेज। क्योंकि जो लोग करेजियस होते हैं वही यहाँ पर जाकर के बैटलफील्ड में जाके अपना साहस दिखाते हैं। क्लियर है? तो हमने अपनी अप्रोच कैसे लगा दी? हमारे सामने 4 ऑप्शन थे। सबसे पहले हमने एलिमिनेशन कैसे किया कि स्ट्रोंगनेस नाम का कोई शब्द नहीं होता, इससे हमारे 2 एलिमिनेट हुए। फिर हमारे 2 ऑप्शन बचे, तो फिर हमने प्रॉपर शब्द का यूज किया कि भाई बैटलफील्ड की अगर बात हो, बैटलफील्ड में अगर फाइट करने की बात हो, तो करेज शब्द हमारा सबसे ज्यादा रिलेवेंट है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ग्रेट करेज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन आ रही है बच्चे कि सिलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड। फिर से ये स्पेलिंग का आ गया है बच्चे। तो सबसे पहले ही यहाँ पर ट्रेजर की जो स्पेलिंग है वो गलत लिखी हुई है। ट्रेजर की स्पेलिंग होती है बच्चे TREASURE, दैट इज कॉल्ड ट्रेजर, खजाना। ठीक है। अगर हम बात करें बच्चे टर्मोइल, टर्मोइल का मतलब होता है, जो आप इसका मीनिंग देख लो, शोर शराबा। ठीक है, शोर शराबा। इसको हम कैसे रिलेट कर लेंगे? देखो बिल्कुल सही स्पेलिंग है। इसके बहुत सारे शब्द मैं आपको बताती हूँ। देखो अगर किसी जगह पे आप लिखा देखते हो पेंडेमोनियम, तो वो भी होगा शोर शराबा। याद करने की टेक्निक बताती हूँ, जो हमारा निमोनिक मेथड है। पंडे और मुनि, पंडे और मुनि ओम का उच्चारण करते रहते हैं और वो क्या करते हैं? शोर शराबा मचाते हैं। ठीक है। अगर आप इसी को एक नाम दो तो लिख सकते हो ट्यूमुल्ट। ठीक है, कैसे रिलेट करेंगे? तुम उल्ट बातें करके शोर शराबा मचा रहे हो। ठीक है, कोलाहल, शोर शराबा। इसी को आप एक और नाम दे सकते हो अप्रोर। ठीक है, इसी को आप एक और नाम दे सकते हो दिन, दिन से रिलेट कर लो, तुम दिन में बड़ा शोर शराबा मचाते हो। आप इसी को एक और नाम दे सकते हो बच्चे रैम्पेज। कैसे याद करें? देखो राम और पेज, राम का मैंने पेज फाड़ दिया इसीलिए हंगामा मचा रहा है, शोर शराबा मचा रहा है। सीखने को क्या मिला बच्चे कि शोर शराबा एक शब्द से रिलेट करेंगे तो सारे के सारे ये उसके क्या है? सिमिलर वर्ड है। क्लियर है? ऐसे आप इसको समझ सकते हो। टेमेरिंड होता है बच्चे इमली। ठीक है, और ट्रूथफुल होता है सच्चा। ठीक है, जो बिल्कुल सच्चा है। ठीक है, तो अभी हमारे जो गिवन क्वेश्चन था उसका हमारा जो रोंगली स्पेल्ड हमें बताना था दैट इज ए, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। आई होप कि ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर क्या करना है बच्चे? फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस दिस ब्यूटीफुल स्टोरी वॉज रिटन। बच्चों हमें यहाँ पर क्या करना है? वॉइस चेंज करना है। फर्स्ट वीडियो अगर आपने मेरी देखी होगी तो वहां पर मैंने एक चीज आपको समझाई थी बच्चे, वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता। ठीक है, इसमें सिर्फ हम एक्शन का मोड चेंज करते हैं। मोड का मतलब ये है कोई एक्शन मैं करती हूँ या मेरे द्वारा की जाती है। जनरल सा एक सेंस है बच्चे, अगर आपको इंपॉर्टेंस डूअर को देनी है तो आप एक्टिव वॉइस बोलते हो। इंपॉर्टेंस काम को देनी है तो वहां पर आप
राइट। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे कि जनरली जैसे मैं बोलती हूँ भी कैंसर एक खतरनाक बीमारी है, लेकिन हम क्या कहते हैं इलाज हो सकता है। क्या आपने इस हिंदी की एक लाइन में कि इट कैन बी क्योर्ड, इलाज हो, डॉक्टर को इंपॉर्टेंस दी है, आपने यहाँ पर इलाज वर्ब को इंपॉर्टेंस दी है और इसीलिए ये पैसिव फॉर्मेट है। क्लियर है? तो हम पूरे चैप्टर में डील करेंगे कि वॉइस हम यूज ही क्यों करते हैं, ठीक है, एक्टिव वॉइस के क्या कॉन्सेप्ट रहेंगे, पैसिव के क्या रहेंगे, ठीक है ना। तो डिटेल में हम ये सीखेंगे। अभी आपको सिर्फ माइंड में एक ट्रिक रखनी है कि टेंस चेंज नहीं होता। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्टिव वॉइस देकर के आपसे पैसिव पूछा जाता है, कई बार पैसिव देता है एक्टिव पूछा जाता है। सिर्फ एक टेक्निक आपको लगानी है, नो चेंज इन टेंस। क्लियर? तो एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पर जो बात लिखी हुई है बच्चे वो पैसिव वॉइस में है। बच्चों पैसिव की आप पहचान कैसे करो? बी के किसी फॉर्म के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए तो वो हमेशा पैसिव फॉर्मेट होगा। ठीक है बच्चे, ये मैं आपको समझाऊंगी कि बी के बाद थर्ड फॉर्म ही क्यों लगाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चे बी की, तो बी के कितने शब्द बनते हैं? बी की अगर मैं बात करूं तो बी इटसेल्फ, खुद, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, ये शब्द हैं बच्चे। अगर इनके जस्ट बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले तो तुम समझ जाना कि वो पैसिव फॉर्मेट होगा। क्लियर है? तो ये देखिए आपने कैसे पहचान करनी है। स्टोरी वॉज रिटन, स्टोरी वॉज रिटन ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ये देखिए बी के फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है तो ये पैसिव फॉर्मेट है। अब हमें एक्टिव में जाना है बच्चे। वॉज हमें क्या समझा रहा है? पास्ट टेंस है। एक बार जो भी ये लिखा हुआ है इसमें देखो पास्ट टेंस कहाँ पे है। अगर मैं बात करूं राइटिंग, क्या ये आंसर हो सकता था? नहीं हो सकता। माया राइट्स नहीं हो सकता था। अब आप देखो माया वॉज राइटिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, हमारा पैसिव फॉर्मेट वॉज रिटन है बच्चे, तो हमें सिंपल V2 चाहिए ना, और सिंपल V2 सिर्फ यहाँ पर है। क्लियर है? तो ये बन जाएगा माया रोट दिस ब्यूटीफुल स्टोरी, तो दिस ब्यूटीफुल स्टोरी वॉज रिटन बाय माया, और यही हमारा क्वेश्चन भी था। आई होप कि ये बात आपको समझ आई होगी। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द, बच्चे मैंने आपको समझाया था एंटोनिम क्या होता है, उल्टा बताना। ठीक है, विपरीतार्थक शब्द आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं, और कल मैंने लास्ट क्लास में आपको एक ओरिजिन भी बताया था। बेसिकली ओनिम्स, रूट वर्ड में जब हम जाएंगे बच्चे तो ओनिम्स का मतलब होता है नेम। ठीक है, अगर आप बना रहे हो सिनो एन लगा करके तो इसका मतलब होगा कि आप सिमिलर की बात कर रहे हो। ठीक है, ये सिमिलर हो जाएगा, समानार्थी। अगर आप इसी के आगे लगा दोगे एंटो, ठीक है, तो एंटोनिम्स का मतलब हो जाएगा उल्टा बताना। बस एक चीज का ध्यान रखेंगे बच्चे, जब आप बहुत सारी वोकैब पढ़ लेते हो तो ये करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, कैसे? देखो अगर हम बात करें बच्चे एग्जाम में, बस एक ट्रिक आपको याद रखनी है, हमसे वो पूछ रहा है एंटोनिम। एंटोनिम अगर गिवन होगा तो एक सिनोनिम वर्ड वो जरूर लिखता है, ताकि बच्चा क्या करे, इससे पहले एक सिनोनिम का वर्ड क्वेश्चन किया आपने, बच्चा सोचता है इसी में भी सिनोनिम पूछा होगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन की डायरेक्शन जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन की डायरेक्शन पढ़े बिना कभी भी आप आंसर नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जब आप करके जाते हो तो ये काम बड़ा जल्दी होने लग जाता है। ठीक है ना, आपकी स्पीड बढ़ जाती है और आप इजीली कर पाते हो। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चे लिबर्टी, तो लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता या फिर फ्रीडम। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे तो ये देखिए इंडिपेंडेंस दे रखा है ना, ये इसी का सिमिलर वर्ड है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कन्वीनियंस, इसका मतलब होता है बच्चे सुविधा। ठीक है, कन्वीनियंट है कोई चीज, सुविधाजनक है, तो उसी से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, डिलीवरेंस का मतलब होता है बच्चे एक तरीके से फ्रीडम, यानी कि छुटकारा, किसी चीज से मुक्ति पा लेना, छुटकारा पा लेना, दैट इज डिलीवरेंस। तो अब ये देखिए लिबर्टी है स्वतंत्रता, तो डिपेंडेंस, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चे दैट इज डिपेंडेंस। क्लियर? डिलीवरेंस काट देंगे, ये काट देंगे, ये सिमिलर था इसलिए काट देंगे। बात समझ आ रही है बच्चे? तो ये था हमारा एंटोनिम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है बच्चे दैट इज क्लोज टेस्ट। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि क्लोज टेस्ट की टेक्निक क्या होती है। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले एक बार वो वीडियो जाके देखो, उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ बताया हुआ है।
और उसमें हम क्या देखते हैं, बेसिकली क्लोज टेस्ट हमारा क्या होता है। ठीक है, आपको एक पूरा पैराग्राफ दे रखा है और उस पैराग्राफ में बीच में से कुछ कुछ शब्द डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, अगर आपकी इसके ऊपर अच्छी समझ बनी है, पकड़ बनी है, तो आप यहाँ पर जो शब्द डालोगे वो बिल्कुल ठीक डालोगे। फाइनली ये बन के क्या आएगा, पैराग्राफ ही तो बन के आएगा। ठीक है, 3 चीजें इसमें कवर होती हैं बच्चे, क्लोज टेस्ट जिसको तुम आरसी कहते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहते हो, पैराजम्बल्स भी इसी में आता है। पैराजम्बल्स भी क्या होता है, पूरे पैराग्राफ को सेंटेंसेस में तोड़ दिया जाता है, जिसको हम अपने एसएससी में कह देते हैं PQRS। ठीक है, हमें अरेंजमेंट करके बताना होता है कि पहले P आएगा, Q आएगा, R आएगा या फिर S आएगा। बेसिकली सारे के सारे हैं पैराग्राफी। ठीक है, ये सारे के सारे कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आते हैं। कॉम्प्रीहेंशन का वर्ड मीनिंग ही क्या होता है, पावर टू अंडरस्टैंड। आपके सामने कोई भी पैराग्राफ आता है, कोई सेंटेंस आता है, तो आप उसको कितना समझ पाते हो। ठीक है, इसीलिए हर एग्जाम में ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसकी हमारी सबसे पहली ट्रिक क्या थी बच्चों, सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टेक्निक हमारी क्या थी, इसको रीड किया जाता है। रीड करने के बाद हमें पता लग जाती है एक थीम कि ये जो पैराग्राफ में जो बात चल रही है ये पॉजिटिव है या फिर ये नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव शब्दों का यूज करेंगे, अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव टर्म्स का यूज करेंगे। क्लियर है। इसके लिए बच्चों सबसे पहले हमारा टेंस बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आपको समझ हो उससे रिलेटेड कि ये बात कब की चल रही है। ठीक है, सेकंड सिचुएशन आती है आपकी वोकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं कि पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा शब्द यूज होगा तो भी आप ये नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ी जनरल बातें हमें पता होनी चाहिए कि भाई फास्ट फूड होता है, क्विक मील होता है, कोलोकेशन से रिलेट करके भी आप इसको बना सकते हो। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें बिना फिलअप करे हम इसको एक बार रीड करके देखते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, ए स्टीच इन टाइम सेव्स 9। ये बच्चों एक फ्रेज है इंग्लिश में जिसका क्या मतलब है कि अगर आप ए स्टीच इन टाइम, स्टीच का मतलब टाँका लगा लेते हो, अगर आप टाइम पे किसी चीज़ को स्टीच कर लेते हो तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, उसका फायदा हमें फ्यूचर में मिलता है, ये इसका सेंस है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे तो क्या कह रहे हैं, ए स्टीच इन टाइम सेव्स 9। दिस वाइज सेइंग सजेस्ट दैट एन एक्शन taken on time to rectify an error rules the possibility of accumulation of such errors and future. Wisdom therefore lies in correcting the error as soon as it is. There is no point in allowing the to grow and then take hasty action to set things right. ठीक है, अगर मैं इस पैराग्राफ को पढ़ती हूँ तो मुझे एक हल्का सा आइडिया क्या मिल रहा है कि भाई अगर आप किसी भी कोई भी काम आप करने जा रहे हो, अगर आप उसके पहले ही ये जान लो कि इसका रिजल्ट क्या होगा, या फिर अगर कोई समस्या है उसको पहले से ही हम देख लें तो उसका सॉल्यूशन फिर किया जा सकता है और उसका बेनिफिट हमें आगे की एक्शंस में दिखता है। ठीक है, ये इसका मोटा मोटा जो मीनिंग है वो है। और अब इससे अगर हम रिलेट करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, ये स्टीच इन टाइम सेव्स 9, दिस वाइज सेइंग सजेस्ट दैट एन एक्शन। अब अगर हम बात करें तो ये एक्शन कैसी होनी चाहिए, अगर हम विजडम की बात कर रहे हैं तो क्या ये सुपरफिशियल होनी चाहिए। सुपरफिशियल होता है सिर्फ सतही, मतलब आप किसी भी चीज के डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ ऊपर ऊपर का सोच रहे हो। ठीक है, ये होती है। अगर हम बात करें बच्चे ऑपोजिट, क्या ऑपोजिट एक्शन होगी, ऑपोजिट एक्शन तो वैसे ही नहीं हो सकती। क्या रोंग एक्शन होगी आपकी, जो भी आप काम कर रहे हो। ठीक है, क्या कह रहा है कि ऐसी एक्शन जो आपने ली है क्या करने के लिए, टू रेक्टिफाई एन एरर। ठीक है, किसी भी एरर को क्या करने के लिए, देखने के लिए कि भाई वो सही है गलत है, उससे रिलेट कर रहा है ये। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे तो आपका आंसर बनेगा एप्रोप्रिएट। एक और टेक्निक थी बच्चे, ग्रामर से अगर रिलेट करें तो एन दे रखा था, एन अगर आर्टिकल होगा तो यहाँ पर वोवल साउंड वाला कोई शब्द होना चाहिए। वोवल साउंड की बात करो तो सुपरफिशियल आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, रोंग आपका एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेंगे, ऑपोजिट और एप्रोप्रिएट। एक्शन जो होगी, थीम जो है हमारी वो किस टोन की है, पॉजिटिव टोन की है, तो पॉजिटिव वोकेबलरी यूज करेंगे। तो पॉजिटिव वोकेबलरी की अगर बात करें तो एप्रोप्रिएट आपका आंसर होगा, ना कि ऑपोजिट। क्लियर है, बात समझ आई यहाँ तक। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, एन एप्रोप्रिएट एक्शन टेकन ऑन टाइम, एक ऐसी एप्रोप्रिएट एक्शन जो आपने समय पे ले ली है, टू रेक्टिफाई एन एरर, एक एरर को रेक्टिफाई करने के लिए, रूल्स द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स, मतलब अगर आपने समय से
समय से पहले टाइम पे अगर आपने किसी एरर को क्या कर लिया है, एलिमिनेट कर लिया है, देख लिया है, तो वो क्या कर देती है, पॉसिबिलिटी को कम कर देती है। किसकी पॉसिबिलिटी? एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा हो जाना, इकट्ठा हो जाना, ठीक है। अगर आप एक बार गलती कर रहे हो, फिर गलती कर रहे हो, फिर गलती कर रहे हो, तो गलतियों का क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा। अगर हम एक गलती करते हैं और उसको साथ साथ रेक्टिफाई करते हैं तो फ्यूचर के लिए वो चीज हमारे लिए क्या हो जाती है, बेनिफिशियल हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं बच्चे, रूल्स के बाद सेकंड ऑप्शन पे चलेंगे। यहाँ पर एक फ्रेज दे रखी है बच्चे, रूल आउट, और रूल आउट का मतलब ही क्या होता है, एलिमिनेट। एलिमिनेट मतलब एलिमिनेट करना। क्या रूल इन हो सकता था, रूल 4 नहीं हो सकता, रूल 8 नहीं हो सकता, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि वो रूल आउट करती है, ठीक है, एलिमिनेट कर देती है। पॉसिबिलिटी जो होती हैं एरर्स के एक्यूमुलेट हो जाने की, उसको कम कर देती है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ सच एरर्स एंड फ्यूचर। थर्ड पे चलो, फ्यूचर की अगर हम बात करें बच्चे, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, एंड से जुड़ी हुई दो बातें हैं बच्चे, एरर्स एंड फ्यूचर। एंड से जुड़ी हुई अगर दो बातें होंगी तो ये आगे की जो बात होगी वो पॉजिटिव बोलेगा या नेगेटिव बोलेगा। देखो एक बार, क्या एंड फ्यूचर फैसिलिटीज हो सकता है, क्या फ्यूचर क्वालिटीज हो सकता है, क्या फ्यूचर एडवांटेजेस हो सकता है, नहीं तो फ्यूचर डैमेजेस, कि भाई फ्यूचर में कोई डैमेज ना हो, उसके लिए काम करती है ये, ठीक है। ऐसी ऐसी एरर को रूल आउट करना ताकि नुकसान ना हो। सिंपल सा एक ये मतलब है बच्चे। बचपन में जब हम छोटे थे तो हमसे कोई गलती हो जाती थी, सपोज करिए हमने कोई क्रोकरी का कोई बर्तन तोड़ दिया, ठीक है। अब पेरेंट्स हमें डांटते थे, ठीक है, हमें वो इसलिए डांटते थे, उनको भी पता है कि ये गिलास या कोई कप है जो हमने तोड़ा वो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन वो किस लिए डांटते थे, ताकि हम आगे ध्यान रखें, राइट, ताकि हम आगे ऐसी कोई सिचुएशन बने तो हम थोड़ा सा ध्यान रखें, समझ रहे हो। तो उनके पीछे मीनिंग क्या है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर हम उसको पहले ही रूल आउट कर लें तो उसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है, फ्यूचर में कोई डैमेज फिर नहीं होता, फ्यूचर में कोई नुकसान नहीं होता, ये कहना चाह रहा है। आफ्टर दैट बच्चे अगर हम बात करें फ्यूचर डैमेज, विजडम देयरफॉर लाइज इन करेक्टिंग द एरर एज सून एज इट इज। अगर हम बात करें बच्चे, यहाँ पर एरर की बात चल रही है, ठीक है, कि भाई जो विजडम उसमें है कि आप उस क्या करो, जल्दी से जल्दी उस एरर को क्या करो कि भाई एज सून एज इट इज। जब जब कोई भी एरर आपके सामने आती है, तो एरर अगर सामने आएगी, क्या एरर कभी भी इन्वेंट होती है बच्चे, क्या एरर कभी भी मैनेज होती हैं, क्या एरर को आप प्रोपोज करोगे, नहीं, तो एरर हमेशा डिस्कवर होती है। डिस्कवर का मतलब क्या होता है, कोई गलती हुई, देखो कवर का मतलब क्या होता है, कवर डाल देना किसी चीज के ऊपर, डिस्कवर कर दिया आपने, तो डिस का मतलब होता है नेगेटिव प्रीफिक्स, यानी कि कवर तो रहा ही नहीं, कवर नहीं रहा तो चीज क्या आ गई, ओपन हो गई, सामने आ गई, ठीक है। तो यही इसका मीनिंग है। तो आप एरर को क्या करोगे, डिस्कवर करोगे। देखो एक बार पढ़ के, विजडम देयरफॉर लाइज इन करेक्टिंग द एरर एज सून एज इट इज डिस्कवर्ड। देयर इज नो पॉइंट इन अलाउइंग द, आगे क्या लिखा है, टू ग्रो एंड देन टेक हेस्टी एक्शंस टू सेट थिंग्स राइट। हेस्टी एक्शन वो होती हैं जो जल्दबाजी में ली जाती हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे कि क्या अलाउइंग द टू ग्रो, क्या ग्रो होगी बच्चे, अगर मैं बात करूं बच्चे, जैसे बहुत अच्छा सॉन्ग है, तो अगर मैं बात करूं बच्चे, तो इस चीज का जो उपचार है वो किस में है, ठीक है। उपचार की अगर हम बात करेंगे तो ये मेलोडी तो नहीं हो सकता, रिमेडी होता है उपचार, ये भी नहीं हो सकता, किसी भी चीज का ट्रीटमेंट होता है ये। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे पैरोडी, पैरोडी का मतलब होता है किसी चीज की नकल करना, इमिटेट करना, ये भी नहीं हो सकता, तो आपका बन जाएगा मेलेडी, ये आपका आंसर हो जाएगा। पढ़ के देखो, मेलेडी टू ग्रो, मेलेडी का मतलब होता है बच्चे कोई भी डिजीज, कोई भी ऐसी बीमारी, ठीक है, कोई भी जो डिजीज है, टू ग्रो एंड देन टेक हेस्टी एक्शंस, जल्दबाजी में ली जाने वाली एक्शन, टू सेट थिंग्स राइट। तो ये आपका पैराग्राफ था। आपके लिए टेक्निक क्या होगी बच्चे, अब जो आंसर मैंने आपको बताए हैं एक बार इनको इसमें रखो जो ब्लैंक्स हैं, और उसके बाद इसकी एक रीडिंग लो, आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हमने पर्टिकुलर शब्दों का चुनाव किया, और उससे आपका पूरा ये पैराग्राफ तैयार हो गया। क्लियर है बच्चे। तो ये था हमारा क्लोज टेस्ट, ठीक है।
नेक्स्ट आता है बच्चे कि सिलेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे तो वो क्या कह रहा है कि ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स। मैं पहले भी बता चुकी हूँ बच्चे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, आपके सामने एक पूरा सेंटेंस है, आप उसको एक वर्ड दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जैसे कि अ पर्सन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, तो हम इसको क्या बोलेंगे, थीस्ट बोलेंगे। जो नहीं मानता वो क्या होगा, एथीस्ट होगा। तो ठीक वैसे ही वो क्या करता है, आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये कि भाई ओपन रिफ्यूजल, बिल्कुल खुले तौर पे किसी चीज को मना कर देना, टू ओबे ऑर्डर्स मतलब कि ऑर्डर मानने से। तो एक बात बताओ बच्चे, कंप्लायंस बिल्कुल इसका उल्टा है। कंप्लायंस का मतलब होता है सहमति करना, मतलब किसी भी चीज के लिए राजी होना, ठीक है, मतलब मैच करना। ठीक है, ओबीडियंस बिल्कुल वही है कि भाई ओबीडियंस, आप ओबीडियंट हो। अगला तो रिफ्यूजल की बात कर रहा है। ठीक है, एडहेरेंस भी बिल्कुल वही चीज है कि आप रूल के हिसाब से चल रहे हो, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको मान के चल रहे हो। ठीक है, तो तीनों ही आपके बिल्कुल सिमिलर वर्ड हो गए ये वाले। ठीक है, तीनों का टोन बिल्कुल पॉजिटिव है, तो आपका आंसर हो जाएगा डेफिएंस, मतलब कि आप उन चीजों को मान नहीं रहे, अवज्ञा कर रहे हो उन चीजों की। ठीक है, ओपन रिफ्यूजल कर रहे हो आप किसी चीज के लिए। ठीक है जी, तो ये था आपका वन वर्ड। अगर हम आगे देखें बच्चे तो आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, यानी कि ये नरेशन का क्वेश्चन सामने आ गया है। और मैंने आपको समझाया था कि नरेशन शब्द आया कहाँ से, नरेट से। और नरेट का ऑलरेडी मीनिंग क्या होता है, टू टेल, बताना। ठीक है, आपके सामने मैंने ये भी बताया कि बताने के हमारे पास दो तरीके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट तरीका कौन सा होता है बच्चे, जब स्पीकर और लिसनर आमने सामने बैठे हैं। इनडायरेक्ट पैटर्न कौन सा होता है, जब स्पीकर और लिसनर में से एक मिसिंग है, तो आप उसके कहे हुए शब्दों को अपने तरीके से बताते हो। वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं होता, लेकिन नरेशन में हमेशा टेंस चेंज होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे तो सेंटेंस में क्या लिख रखा है, द टीचर कमेंडेड द स्टूडेंट्स नॉट टू शाउट। बच्चों ये इंपेरेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल है। इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं बच्चे जो वर्ब से शुरू होते हैं बच्चे, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जब जब आप कभी किसी को ऑर्डर करते हो प्रैक्टिकल लाइफ में। कई बार आप किसी को कमांड करते हो, कई बार आप रिक्वेस्ट करते हो। ठीक है, कई बार आप क्या कहते हो, किसी को सजेशन देते हो। ठीक है, कई बार हमें एडवाइस करना पड़ता है, किसी को एडवाइस करते हैं हम किसी को। ठीक है, कई बार हम किसी चीज़ के लिए मना करते हैं, डोंट लगा के जो शब्द बनाते हैं कि भाई ये काम मत करो, ये मत करो, तो दैट इज कॉल्ड आप प्रोहाइबिट कर रहे हो या फिर फॉरबिड कर रहे हो। ठीक है, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। ठीक है, और इन सेंटेंसेज में अगर हम बात करें बच्चे तो रटने की जरूरत नहीं है। ये बातें आप किसको बोलोगे, जो आपके सामने बैठा होगा, है ना। ऑर्डर दोगे, अगर मेरे सामने कोई पर्सन ही नहीं खड़ा तो मैं क्या उसको बोलूंगी सिट डाउन, पर्सन ही नहीं खड़ा तो मैं कैसे बोल दूंगी सिट डाउन, नहीं बोल सकती ना। और अगर मैं बात करूं बच्चे सेकंड पर्सन की, तो सेकंड हमेशा यू होता है। अगर एक पर्सन मेरे सामने है वो भी यू है, 10 लोग बैठे हैं तो भी वो यू है, क्योंकि यू का प्लूरल फॉर्म हमेशा यू होता है। क्लियर, तो इसमें क्या होता है कि ये बात हमेशा बोली ही सामने वाले को जाती है, और सामने वाला हमेशा यू होता है, तो ये अंडरस्टूड सब्जेक्ट का काम करता है। इसमें कभी भी यू लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। क्लियर है। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे कि यू सिट डाउन, यू सिट डाउन, ठीक है, कई बार फिर ऐसे भी कहते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। अगर ये फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर क्यों है बच्चे कि यू प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। यहाँ पर सिट्स तो कभी हो ही नहीं सकता ना, और क्योंकि इनका जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा होगा यू, मानते हो ना। और अगर यू सब्जेक्ट होगा तो यहाँ पर हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि वर्ब SEIS लगने पे हमेशा सिंगुलर बनती है। क्लियर है, तो इसीलिए शॉर्ट में कह दिया जाता है जो वर्ब से शुरू होते हैं। यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन दे रखी है बच्चे, आपको डायरेक्ट बनानी है। क्लियर है, तो अगर मैं डायरेक्ट की बात करूं बच्चे तो वहां पर एक वर्ड दिख रहा है नोट टू। ठीक है, अब ये नोट टू क्यों बनाते हैं, देखो कई बार आप शॉर्ट में एक टेक्निक पढ़ लेते हो कि भाई डू नोट चेंज होता है नोट टू में, डू नोट चेंज होता है नोट टू में। इसका रीजन क्या है बच्चे, देखो अगर आप टू के जस्ट बाद V1 लगाते हो तो ये इन्फिनेटिव बनता है, राइट। अगर आपने बीच में नोट के लिखा और टू लिख दिया, अगर आप इसको टू नोट कर देते तो आगे V1 लिखते ना,
और ऐसे करने से आपका 2 + v1 जो कि इन्फिनेटिव था वो स्प्लिट हो गया। ठीक है, स्प्लिट होने का ये मतलब है, इन्फिनेटिव होता है 2 के जस्ट बाद v1। अगर आप 2 और v1 के बीच में कोई तीसरा शब्द लगा देते हो तो आपका इन्फिनेटिव टूट जाता है और इस बात को इंग्लिश ग्रामर में एरर माना जाता है। ठीक है, आप कभी भी 2 और v1 के बीच में कोई शब्द नहीं लिख सकते। क्लियर है? तो उसके लिए हमने क्या सोल्यूशन निकाला, देखो कि भाई हम डू नॉट को पूरे को चेंज कर दें नोट 2 में और 2 के जस्ट बाद फिर क्या लिखा जाएगा, v1। तो हमारा इन्फिनेटिव जो होगा वो टूटेगा भी नहीं। बात समझ आ रही है? तो डू नॉट किस में कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए नोट 2 में, ताकि 2 के बाद हम v1 लिख दें। क्लियर है? इसीलिए फिर ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, ऑप्शंस के हिसाब से चलते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट नरेशन में शुड दे रखा है। अगर डायरेक्ट नरेशन में शुड होता तो इनडायरेक्ट में भी तो शुड होता। ठीक है, अगर यहाँ पर मस्ट है तो वहां पर भी तो मस्ट होता, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकते। ये एलिमिनेट करेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ बच्चे, द टीचर कमेंडेड टू द स्टूडेंट्स डू नॉट शाउट, और इसमें लिख रखा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, उसके आगे क्या लिखा है, डोंट शाउट। अब ये देखो बच्चे, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, कमेंडेड शब्द बना है तो ये किससे बना है, सेड टू से बना होगा। पूरे सेड टू को किस में कन्वर्ट किया हमने, कमेंडेड में। और क्योंकि ज्यादा लोग हैं, अगर यहाँ पर मैं बात करती ऑर्डर और कमांड में क्या डिफरेंस है, ऑर्डर आप एक बंदे को भी कर सकते हो, ज्यादा को भी कर सकते हो, लेकिन कमांड हमेशा ग्रुप में दी जाती है। क्लियर है? यहाँ पर स्टूडेंट्स प्लूरल है, बहुत सारे हैं, तो इसलिए पूरा सेड टू हमारा कन्वर्ट हुआ है कमेंडेड में, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों बी, ये भी एलिमिनेट। क्लियर है? तो आई होप कि ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चे, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बहुत ही सिंपल वर्ड दिया हुआ है बच्चे। रिवेयर का मतलब होता है किसी के प्रति रिस्पेक्ट होना, ऑनर होना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, क्या एंजॉय इसका आंसर हो सकता था, नहीं। कंडेम का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, किसी को क्या करना, क्रिटिसाइज करना, किसी के बारे में गलत बातें करना। ठीक है, रिपीट का मतलब होता है रिपीट करना, तो आपका आंसर साफ साफ यहाँ पर था रिस्पेक्ट। बहुत सिंपल वर्ड था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है बच्चे, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट। फिर से आपकी एरर फाइंडिंग का आ गया बच्चे कि द बॉय विच स्टोल द मनी वॉज कॉट बाय द पुलिस। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे तो ये हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है विच। एक बार समझ लो, आपके 4 रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं बच्चे, हु, होम, हुज और विच। ठीक है, हु का यूज होता है हमेशा सब्जेक्ट के लिए, होम का यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए, हुज का यूज होता है ओनर के लिए, मालिक के लिए। ठीक है, जैसे मैं ये बोलूं हुज कार इज दिस, किसकी कार है भाई ये, यानी कि कार का मालिक कौन है। विच का यूज होता है बच्चे फॉर सिलेक्शन, फॉर सिलेक्शन। ठीक है, अगर आप इसको सिंपली देखो तो ये दोनों के लिए यूज होता है, लिविंग एंड व्हेन सिलेक्शन इज मेड। जब आप ज्यादा चीजों में से एक का सिलेक्शन करते हो, सिलेक्शन इज मेड। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ बच्चे, बहुत सारी किताबें रखी हुई है, अगर मैं आपसे पूछूं जी इसमें से आपकी किताब कौन सी है, तो मैं क्या बोलूंगी, विच इज योर बुक। अगर मैं ये पूछूं इनमें से आपका भाई कौन सा है, ठीक है, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, विच इज योर ब्रदर। तो विच का जो यूज है बच्चे, ये लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग दोनों के लिए हम करते हैं, लेकिन शर्त क्या है, सिलेक्शन होना चाहिए सेंटेंस में। क्लियर है? अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे तो हमारी टेक्निक देखो क्या रहेगी बच्चे, हमने अभी एक चीज पढ़ी है कि जो हु का यूज होता है सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, एक कॉमन सेंस है बच्चे, कई बार बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि मैम हु कब भरें, हुम कब भरें। ठीक है, तो एक छोटी सी टेक्निक बताती हूँ देखो आपको। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, हु का यूज होता है सब्जेक्ट के लिए, सिर्फ इतनी जानकारी रखो, हुम का यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो एक बैलेंस क्रिया होती है, सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट होते हैं उतनी ही वर्ब होती हैं। क्या कभी ऐसे होता है कि वर्ब फालतू है सब्जेक्ट कम है, या सब्जेक्ट ज्यादा है उनकी वर्ब नहीं है। अगर सेंटेंस में 3 सब्जेक्ट होंगे तो वर्ब में उतनी ही उसकी वर्ब भी होंगी सेंटेंस में। अगर 4 सब्जेक्ट हैं तो उन्हीं की कंसर्न्ड 4 वर्ब भी होंगी। कभी भी ऐसी क्रिया नहीं होती कि सब्जेक्ट फालतू है या फिर वर्ब फालतू है। क्लियर है? अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो टेक्निक हमारी ये रहेगी कि इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ, आप जनरली ऐसे देख सकते हो कि द बॉय
यहां पर भरना है इज कमिंग, इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो देखो, अगर इस सेंटेंस में मैं देखूं तो एक सब्जेक्ट हमारा क्या है, बॉय, इसको सब्जेक्ट 1 लिख दो, और ये जो इज कमिंग है ये हमारी वर्ब 1 हो गई। हेल्पिंग वर्ब अगर मेन वर्ब होगी तो इकट्ठा उसको एक ही वर्ब गिनेंगे, ये हमारी वर्ब 2 हो गई। अगर मैं इस सेंटेंस में देखूं तो वर्ब 2 है, सब्जेक्ट 1 है, तो इस सेंटेंस में किसकी कमी है, एक सब्जेक्ट की कमी है। अगर सब्जेक्ट की कमी है तो यहाँ पर आएगा बच्चे हु, ठीक है। द बॉय हु इज कमिंग इज माई ब्रदर। 2 सब्जेक्ट थे, हमने 2 ही वर्ब दे दी। अगर मान लो ये सेंटेंस होता आई हैव ए सन, यहाँ पर खाली स्थान है आई लव वेरी मच। अब बताओ हु आएगा या हुम आएगा। आपने देखा सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, इसी की रिलेटेड ये वर्ब हो गई। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे तो आई हमारा सब्जेक्ट 2 हो गया, लव इसकी वर्ब 2 हो गई। आपने देखा कि ऑलरेडी 2 ही सब्जेक्ट थे और 2 ही वर्ब थी, तो क्रिया कैसी हुई, बैलेंस हुई। अगर मैं अब यहाँ पर हु लगा दूंगी तो एक सब्जेक्ट फालतू नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो अब मैं यहाँ पर क्या लगा सकती हूँ, हुम लगा सकती हूँ, क्योंकि हुम एक ऑब्जेक्ट होता है, हमारे सब्जेक्ट का बैलेंस बराबर होना चाहिए। क्लियर है। तो ये देखिए आई हैव अ सन हुम आई लव वेरी मच। अगर मान लीजिए एक सब्जेक्ट की कमी है तो हु का यूज करो। अगर सेंटेंस में 2 ही सब्जेक्ट थे 2 ही वर्ब हैं तो आप हुम लगा दो, क्योंकि ऑलरेडी बैलेंस क्रिया है वो, ठीक है। अगर आप अब भी एक एक्स्ट्रा हु लगा दोगे तो फिर वो वर्ब मांगेगा, आप वर्ब कहाँ से लाएंगे। क्लियर है। तो एक छोटी सी टेक्निक देखो, दिल्ली में एक बार जब मैं पढ़ाती थी तो वहाँ पर ओड और इवन का फॉर्मूला चलता था बच्चे, तो हमने एक टेक्निक बनाई थी। वहाँ पर क्या बनाई थी देखो कि भाई मान लो 2 सब्जेक्ट है, वर्ब 1 दे रखी है, तो टोटल संख्या कितनी हुई 3 मैथ्स का एक ओड नंबर है, ठीक है। इसमें कितने डिजिट आती हैं 3, इसीलिए हु भर देंगे, ठीक है। अगर मान लो 2 ही सब्जेक्ट हैं 2 ही वर्ब दे रखी हैं, टोटल डिजिट क्या आई 4 एक इवन नंबर है, इवन में कितने डिजिट है 4, तो इसीलिए हुम भर देंगे। क्लियर है। तो ये हमारी एक छोटी सी टेक्निक है। अगर हम यहाँ पर देखें इस सेंटेंस में बॉय हमारा सब्जेक्ट 1 है, ऐसे रिलेट बनाओ इसको, स्टोल हमारा क्या हो गया वर्ब 1 हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे वॉज कोट पकड़ा गया, ये वर्ब 2 है। बच्चे आपके सामने वर्ब तो 2 है, सब्जेक्ट 1 है, तो अब हम क्या करें, एक सब्जेक्ट की कमी को पूरा करें। और सब्जेक्ट की कमी पूरा कैसे होगी, जब मैं इस विच का हु बना दूं। बात समझ आई। अब यहाँ पर एरर क्या हो जाएगी, जिस पार्ट में विच लिखा हुआ है एरर आपके इस सेगमेंट में होगी कि यहाँ पर विच नहीं, यहाँ पर क्या आना चाहिए हु, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ आ रही है, ठीक है। और जब हम प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ते हैं बच्चे तो ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ते हैं कि हु आएगा तो क्यों आएगा, हुम आएगा तो क्यों आएगा, रीजन होते हैं इनके, ठीक है। ऐसे तुक्के नहीं मारते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे तो प्रीवेंट, प्रीवेंट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, ठीक है। तो यहाँ पर एक देखो कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है बनाना, तो ये तो इसका नहीं हो सकता, जैसे कंस्ट्रक्शन कहते हो। डिस्ट्रक्शन होता है तबाही करना, तोड़ना किसी चीज को, ठीक है। अलाउ का मतलब होता है किसी चीज को अलाउड करना, तो ये भी नहीं हो सकता। प्रोवोक का मतलब होता है किसी को क्या करना, उकसाना। देखो 2 शब्द बताऊंगी आपको यहाँ पर, एक होता है इवोक और एक होता है प्रोवोक, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। देखा जाए तो दोनों का मतलब होता है किसी को उकसाना, लेकिन उकसाते हम पॉजिटिव सेंस में भी हैं और उकसाते हम नेगेटिव में भी हैं। कैसे देखो, अगर कोई आपका दोस्त आपको कहता है यार ठीक है हम IAS की तैयारी करेंगे, ठीक है, तो वो आपको पॉजिटिव सेंस में क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। ऐसी बात को हम कहते हैं इवोक, ये पॉजिटिव सेंस का शब्द है। और अगर आपका कोई दोस्त ये कहे कि यार ATM में ना कैश डाल के गए अभी, चला जाए ATM लूट लेते हैं, ठीक है, बता तो आपको वो भी रहा है कुछ बात, लेकिन वो किस काम की बता रहा है, नेगेटिव सेंस की बता रहा है, तो वो आपको भड़का रहा है, प्रोवोक कर रहा है। ये लिटिल बिट नेगेटिव शब्द है, ठीक है। तो आपको यहाँ से उठाना है इवोक और प्रोवोक। अब आपका आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पर अवर्ट, ठीक है। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, तो अवर्ट का मतलब भी होता है रोकना, ठीक है जी। तो ये थे आपके कुछ वर्ड्स। नेक्स्ट चलते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात
में सुटेबल वर्ब यहाँ पर डालनी है, ठीक है। शी ऑन पेइंग द बिल एट द रेस्टोरेंट। अगर हम यहाँ पर बात करें कि कोई पर्सन होगा जिन्होंने रेस्टोरेंट में कुछ खाया पिया होगा, तो उसके बाद जब ऑफर बिल देने की बात आ रही है तो वो बात चल रही है यहाँ पर कि वो लगातार लगी रही, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, मन कर रहा है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट कर दूँ, लेकिन क्या पेइंग के लिए कोई रिक्वेस्ट करेगा? नहीं करेगा। अगर मैं बात करूँ बच्चे ऑफर्ड की और सजेस्टेड की, थोड़े से ठीक लग रहे हैं बच्चे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पैसिव वॉइस में ये हमेशा टू प्रेपोजिशन को लेते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑन दे रखा है, इंसिस्ट ऑन को लेता है हमेशा, इसलिए ये आंसर हो जाएगा इंसिस्टेड ऑन, लगातार लगी रही, ठीक है। मतलब बार बार वो क्या करती रही कि भाई मैं बिल दे दूंगी इस तरीके से, तो वो इंसिस्ट करती रही, ठीक है जी। तो इंसिस्ट ऑन को लेगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट टू सब्स्टिट्यूट। बच्चों यहाँ पर जो जानकारी आ रखी है वो क्या है कि एनिमल रिजेंबल्ड विद अ कैट, द एनिमल रिजेंबल्ड विद अ कैट। बच्चों सबसे पहले इस शब्द को समझो, ये क्या है। रिजेंबल का मतलब होता है हम शक्ल होना, ठीक है। जैसे कई बार हम कहते हैं कि बेटे की शक्ल पापा में मिलती है, तो बेटा जो है वो पापा को रिजेंबल करता है। फैमिली मेंबर्स में होता है ना ऐसे कि भाई उसकी शक्ल उसमें मिलती है, उसकी शक्ल उसमें मिलती है, तो दैट इज कॉल्ड रिजेंबलेंस। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, तो ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। एक बात का ध्यान रखना बच्चे, बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर के कंफ्यूज होते हैं कि कौन से शब्द प्रेपोजिशन लेते हैं कौन से नहीं लेते। पता नहीं मार्केट में कितनी सारी बातें इसके बारे में की जाती है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो फिर वो ये कहते हैं कि प्रेपोजिशन वो शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर के उसका रिलेशन सेंटेंस के अदर पार्ट से करवाते। पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन, ठीक है। आप एक बात छोटी सी समझ लो यहाँ पर, अगर कोई भी सेंटेंस ऑलरेडी SVO कॉम्बिनेशन में होता है, ठीक है बच्चों, ये हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं। तो सब्जेक्ट की पहचान हम बताते हैं व्हाट और हु का रिप्लाई, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पहचान हमारी होती है व्हाट और हुम का रिप्लाई, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अगर कोई भी सेंटेंस व्हाट और हुम का रिप्लाई करेगा तो ये जो वर्ब होगी ये कौन सी वर्ब होगी? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो अपनी एक्शन को आगे ट्रांसफर करती है। इसमें देखो ट्रांस शब्द का यूज हुआ है, ठीक है। ऐसी वर्ब जो अपनी एक्शन को आगे ट्रांसफर करती है। जैसे मैं ये बोलूं आई स्लेप्ट राम, कि मैंने राम को थप्पड़ मारा, तो एक्शन जो हुई थप्पड़ मारने की वो किसके ऊपर ट्रांसफर हो गई? राम के ऊपर ट्रांसफर हो गई। क्लियर, इसी को कहते हैं। अगर मैं कहती हूँ आई किल्ड राम, मैंने राम को मारा, तो मर कौन गया यहाँ पर? राम मर गया। तो मेरी जो एक्शन है मारने की वो किसके ऊपर ट्रांसफर हो गई? राम के ऊपर। क्लियर है, इनको बोलते हैं ट्रांजिटिव एक्शन, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस ऑलरेडी इस कॉम्बिनेशन में है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, अगर इस कॉम्बिनेशन में कोई भी सेंटेंस होता है, नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड, कभी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करोगे। क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर एक बात लिखती हूँ बच्चे, ही ऑफर्ड अ कप ऑफ टी। मैक्सिमम बच्चों से जब मैं पूछती हूँ ना ये क्वेश्चन, ए कप ऑफ टी, तो वो पता है क्या जवाब देते हैं? ऑफर्ड फॉर करते, लेकिन ऑफर्ड फॉर, और हिंदी भी बना लेते हैं कि उसने ऑफर किया एक चाय के कप के लिए। बच्चों यहाँ पर कोई प्रेपोजिशन नहीं, यानी ए कप ऑफ टी। समझ गए? तो इस सिचुएशन की अगर हम बात करेंगे तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। आप इसी की जगह पे ऑर्डर्ड लिख सकते थे, ही ऑर्डर्ड फॉर ए कप ऑफ टी, बड़ा सही लगता है। अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखती हूँ, ही साइंड द पेपर, ही साइंड द पेपर, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर ऑन लगा के आ जाते हैं, ही साइंड ऑन द पेपर, बड़ा सही लगता है, बट ये गलत है। क्यों? हु साइंड? ही साइंड, उसने साइन कर दिए, क्या साइन कर दिए? पेपर। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, साइन करने की जो एक्शन है वो किसके ऊपर ट्रांसफर हुई है? पेपर के ऊपर। तो ये ऑलरेडी एसवीओ कॉम्बिनेशन में है, इसलिए कोई प्रेपोजिशन यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है बच्चे, रिजेंबल का मतलब होता है कि एनिमल रिजेंबल करता है किसको? कैट को। ठीक है, तो ध्यान रखो बच्चे, रिजेंबल शब्द के साथ कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते। तो यहाँ पर सबसे पहले रिजेंबल्ड विद है, तो इसीलिए हम इसको काट देंगे, नो इम्प्रूवमेंट को। यहाँ पर रिजेंबल्ड टू है, काट दो, रिजेंबल्ड बाय है, काट दो। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अगर मैं रिजेंबल से रिजेंबलेंस बना लूं, ठीक है, अगर मैं इसका बना लेती रिजेंबलेंस, तो ये विद को लेता है। आगे पढ़ेंगे ये प्रेपोजिशन के चैप्टर में। रिजेंबल वर्ब किसी प्रेपोजिशन को नहीं लेता, लेकिन रिजेंबलेंस विद होता है। क्लियर? क्योंकि नाउन प्रेपोजिशन को लेगा। क्लियर है?
तो यहाँ तक की बात समझ आई, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पर द एनिमल रिजेंबल्ड ए कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चे कि हमें वन वर्ड बताना है, मोरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर। इसका मतलब होता है बच्चे ये हमारे इथिक्स होते हैं बेसिकली, तो यही आपका आंसर भी हो जाएगा। हमारे जो सिद्धांत होते हैं इथिक्स होते हैं, ठीक है। इंट्यूशंस भी वही होते हैं कुछ इस टाइप के कि पर्टिकुलर कोई परंपरा है, दैट इज इंट्यूशंस, ठीक है। एटीट्यूड होता है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी चीज को देखने का नजरिया, दैट इज पॉइंट ऑफ व्यू। और साइकोलॉजी आपको पता ही है, साइकी शब्द का मतलब किससे रिलेटेड है कि मतलब हमारी साइकोलॉजी कैसी है, हम दिमाग से सोचते कैसे हैं, क्या चीज़ है, दैट इज साइकोलॉजी, ठीक है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द ग्रूम स्टूड बिफोर फॉर द वेडिंग सेरेमनी एट द चर्च। बच्चों यहाँ पर जो वर्ड गिवन है, सबसे पहले यहाँ पर दो कंफ्यूजिंग वर्ड ये वाले हैं बच्चे, ठीक है। इस ऑल्टर का मतलब होता है चेंज, ठीक है। जैसे हम नहीं कहते भाई ऑल्ट्रेशन के लिए ड्रेस दे रखी है हमने, आपने कोई जीन्स खरीदी मार्केट में जाके, वो आपकी थोड़ी सी लूज थी या टाइट थी, तो आपने क्या किया, एक वहाँ पर बैठे होते हैं ये ऑल्ट्रेशन करने वाले, उसको आपने दिया और आपने चेंज करवा लिया। तो ऑल्टर का मतलब होता है चेंज, ठीक है। अगर मैं इस ऑल्टर की बात करूँ जिसमें ए स्पेलिंग है, तो इसका मतलब होता है बच्चे रेज्ड प्लेटफॉर्म। जैसे आप पूजा वगैरह करते हो बच्चे, तो वहाँ पर एक ऐसी कोई ऐसा पीढ़ी या कुछ ऐसे रखते हो आप, ठीक है। फिर वहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह रखी जाती हैं, तो कोई भी थोड़ा ऊंचा उठा करके बनाया हुआ प्लेटफॉर्म जहाँ पर ऑफरिंग की जाती है, किसी भी गॉड को ऑफरिंग की जाती है, यानी कि पूजा की जाती है, तो दैट इज कॉल्ड ऑल्टर, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। एटिक क्या होता है बच्चे? एटिक होता है हिंदी में अटारी, ठीक है। जैसे बिल्डिंग वगैरह होती हैं तो उसका बाहर की तरफ जो एक एरिया सा बनाया जाता है उसको बोलते हैं एटिक, ठीक है। एटलस जो आप मैप वगैरह में यूज करते हो तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा कि जो ग्रूम था वो किसके सामने खड़ा हो गया, जहां पर ऑल्टर बनाई गई थी, क्या करने के लिए, पूजा करने के लिए, तो यही हमारा आंसर भी होगा, ठीक है। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बच्चों बहुत ही सिंपल पूछा गया है। ब्रॉड का मतलब क्या होता है, जो काफी बड़ा है, ब्रॉड है। तो ब्रॉड का उल्टा आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, दैट इज नैरो। वाइड नहीं हो सकता, लार्ज नहीं हो सकता, लॉन्ग नहीं हो सकता। बहुत सिंपल वर्ड था ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है बच्चे, गिवन बिलो आर फोर जम्बल सेंटेंसेस। जम्बल में हमें क्या करना है बच्चे कि मैंने लास्ट सेशन में भी आपको एक बात बताई थी कि इसकी जो टेक्निक होती है वो क्या होती है। सबसे पहले हम नाउन को ढूंढेंगे, और नाउन को हमेशा कौन रिप्लेस करता है, प्रोनाउन। जिस सेंटेंस में प्रोनाउन लिखा होगा वो हमारा कभी फर्स्ट नहीं हो पाएगा। सबसे पहले जब हम किसी को राम बोलते हैं तो उसके बाद ही बोल सकते हैं, क्या पहले ही बोलेंगे उसके बाद राम बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो एक टेक्निक देखो बच्चे, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, और आफ्टर दैट हमें जो आंसर्स होते हैं उनकी हेल्प लेनी होती है। आंसर्स में क्या है बच्चे, एक तो इसने क्या कर रखा है, ए फर्स्ट बन सकता है, डी या फिर सी, इस तरीके से दे रखा है। तो मेरी टेक्निक देखो कम से कम टाइम में करने की। इवेंचुअली शी प्रोनाउन है, फर्स्ट नहीं हो सकता, मैंने काट दिया। टेस्ट मैंने काट दिया। शी नीडेड तीनों में है, तो फर्स्ट हमारा क्या जाएगा, रामा वॉज अ वेरी पुअर गर्ल। तो ये देखिए डी फर्स्ट होगा। एक ही ऑप्शन में डी आपको फर्स्ट दिख रहा है, ठीक है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपको ये दिख रहा है, क्लियर है। तो ये देखिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये DCBA। चेक कर लो एक बार, सिचुएशन देखिए। आप यहाँ पर क्या देखोगे, चेन ऑफ थॉट्स देखोगे। चेन ऑफ थॉट्स की बात आगे कैसे बढ़ रही है, ठीक है ना। क्योंकि शुरू में तो आपको क्या दिख रहा था, आपने फर्स्ट निकाल लिया। सपोज करिए डी भी दो होते तो आप कंफ्यूज हो सकते थे। तो देखो सबसे पहले रामा वॉज अ वेरी पुअर गर्ल, ये क्या थी, पुअर गर्ल थी। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो शी नीडेड, गरीब थी तभी तो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए थी, क्या करने के लिए, टू कंप्लीट हर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन करने के लिए। अब ये आई प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम का क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन होगा हमेशा। बी पार्ट में देखो क्या कह रहा है, सी एंगेज्ड हरसेल्फ इन अर्न व्हाइल यू लर्न। ये एक स्कीम है कि जब आप पढ़ाई करते हो उसी टाइम आप कमाओ। फाइनेंस स्कीम इन हर कॉलेज हो गया। आफ्टर दैट इवेंचुअली मतलब आखिरकार, शी ओवरकेम एडवर्सिटीज एंड अचीव्ड सक्सेस। उसने जो भी एडवर्सिटीज थी उनके ऊपर विजय पाई और उसको सफलता मिल गई। बेसिक जो आइडियाज हैं वो ये होते हैं बच्चे, अगर कहीं स्टेटमेंट लिखी है
तो आपको उसका क्या मिलेगा, पहले सपोज करिए कोई प्रॉब्लम दे रखी है तभी तो सॉल्यूशन हो सकता है। अगर कहीं क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का ही तो आंसर होगा, ठीक है। अगर कहीं फुल फॉर्म लिखी है उसके बाद ही उसकी शॉर्ट फॉर्म होगी। मान लो बैंकिंग से रिलेटेड कुछ आ जाए, अगर किसी लाइन में लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पहले ऐसे पूरा एसबीआई लिखेगा, तो टेक्निक क्या हो गई, फर्स्ट लाइन में लिखा है एसबीआई, वो फर्स्ट नहीं हो सकता। मैंडेटरी पेयर कैसे बनेगा, जिसमें एक में लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेक्स्ट में लिखा है एसबीआई, वही आपके पेयर बन सकते हैं, ठीक है। और उसी से हम अपनी हेल्प ले लेंगे। क्लियर है बच्चे, तो आपका आंसर हो जाएगा DCBA। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बच्चों डेड हिट का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा कॉन्टेस्ट आपका हो रहा था और जो खत्म हो गया, क्या हो गया, टाई में खत्म हो गया, यानी कि ड्रॉ हो गया एक तरीके से, तो यही आपका आंसर है। स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन नहीं होता, ए डेडली ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर ये भी नहीं होता, ए स्ट्रॉन्ग हिट वेव ये भी नहीं होता, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चे ये वाला, ठीक है। कोई भी ऐसा कॉन्टेस्ट जो टाई में एंड हुआ, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे 24th, इसमें क्या लिख रखा है बच्चे, एक सेगमेंट दे रखा है, फिर से वही एरर फाइंडिंग का आ गया है। और सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री। बच्चों एक बात बता देती हूँ आपको, वन ऑफ जब आप बोल रहे हो भाई, कोई भी चीज यहाँ पर ज्यादा होगी, प्लूरल नाउन होगा, तभी तो आप उनमें से एक की बात करोगे। जैसे मैं ये कहूँ कि मेरे 4 दोस्त हैं, उनमें से एक डॉक्टर है, तो पहले ये 4 तो होने चाहिए। अगर ये 4 है तभी तो उनमें से एक डॉक्टर है, वन ऑफ का आप डिस्ट्रीब्यूशन तभी लगा सकते हो। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, तो वन ऑफ के बाद ये हमेशा क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। अगर हम बात करें वर्ब की, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, कारण समझ लो क्या होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें, आपने एक सेंटेंस लिखा वन ऑफ, ठीक है, जब जब हम 2 नाउन को प्रेपोजिशन से जोड़ते हैं तो वर्ब हमेशा आती है फर्स्ट नाउन के हिसाब से, ठीक है। कारण समझ लो इसका क्या है, किताबों में बड़े रूल लिख रखे हैं बच्चों इसके, फर्स्ट नाउन के हिसाब से। अगर हमारा फर्स्ट नाउन है सिंगुलर तो वर्ब भी लगा देंगे सिंगुलर। अगर हमारा फर्स्ट नाउन है प्लूरल तो वर्ब भी लगा देंगे प्लूरल। क्या मतलब इस बात का बच्चे, देखो रीजन समझ लो। नाउन है, बीच में प्रेपोजिशन है, ये नाउन है, ठीक है। ये अगर प्रेपोजिशन है तो इस नाउन को क्या बनना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि हर है। जनरली अगर आप कहते हो ही सेड टू मी, कभी आई बोलते हो क्या यहाँ पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जो चीज आएगी वो ऑब्जेक्टिव होगी। जैसे आप ऐसे बोलते हो ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, तो ये मी है, ये ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश की हर प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेती है। हमारे 2 नाउन थे जो प्रेपोजिशन से जुड़े थे, तो ये वाला नाउन तो प्रेपोजिशन की वजह से क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। क्या ऑब्जेक्ट के हिसाब से कभी वर्ब आ सकती है, नहीं आ सकती, इसलिए वर्ब हमारी इस फर्स्ट नाउन के हिसाब से भरी जाती है। क्लियर है। एक बात समझो, अगर मैं ये कहूँ राम along with his parents is, या फिर आपसे वो कह रहा है कि इज आएगा या आर आएगा, ठीक है, इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों ये, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे पता नहीं, और किताबों में भी बड़ा डरावना सा लिखा हुआ है कि वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। रूल पढ़ने वाले बच्चे कितने रूल पढ़ लेंगे, आप कॉन्सेप्ट समझिए इसका। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, फर्स्ट नाउन हमारा क्या है राम, और सेकंड नाउन क्या है हिज पेरेंट्स। बच्चा सोचता है बोला पेरेंट्स एस लग रहा है तो यहाँ पर इज नहीं, यहाँ पर आर आएगा, हम उसको एग्री करवा देते हैं। लेकिन एक बात बताओ बच्चे, इस प्रेपोजिशन की वजह से ये जो हमारा था नाउन, ये क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इसका कोई रोल नहीं रहा वर्ब भरने में, क्योंकि ये क्या बन चुका है, इट बिकम्स ऑब्जेक्ट ड्यू टू प्रेपोजिशन, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट बन चुका है तो अब ये जो वर्ब भरी जाएगी ये इज, ये किसके हिसाब से आएगी, राम के हिसाब से। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, इज आएगी। क्लियर है। आप इस कॉन्सेप्ट को पूरी इंग्लिश में कहीं भी अप्लाई करो, जब जब 2 नाउन प्रेपोजिशन से जुड़े होंगे तो वर्ब हमेशा फर्स्ट नाउन के हिसाब से आती है। रीजन इज बिकॉज सेकंड नाउन बिकम्स ऑब्जेक्ट ड्यू टू प्रेपोजिशन, ठीक है। प्रेपोजिशन होने की वजह से वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से कभी भी वर्ब नहीं भरी जाती। क्लियर है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 बातें सीखी,
वन ऑफ के बाद ये जो नाउन होगा ये हमेशा प्लूरल होगा और वर्ब हमेशा कैसे भरी जाएगी, सिंगुलर। एक बार क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि सरस्वती कॉलेज हैज मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। आपकी एरर है कॉलेजेस, ठीक है, क्योंकि ऑफ के बाद ये नाउन देखो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, उनमें से सरस्वती कॉलेज एक है, ठीक है, तो ज्यादा में से एक की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें वर्ब अगर भरी जाती है तो किसके हिसाब से भरी जाती है, ये सारा क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, और आगे क्या बन जाती है, वर्ब सिंगुलर। जैसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई दोस्तों में से एक दोस्त जो मेरा है वो क्या है, डॉक्टर है, तो मुझे कैसे लिखना पड़ेगा इसको, दोस्तों में से मेरा एक जो दोस्त है वो क्या है, डॉक्टर है। तो देखो मैं कैसे लिखूंगी, दोस्त बहुत सारे हैं, अगर दोस्त बहुत सारे हैं बच्चे और उनमें से क्या है, एक डॉक्टर है, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा वन ऑफ माय फ्रेंड्स। सबसे पहले ये फ्रेंड नहीं होगा कभी भी, फ्रेंड्स होगा। और अब बात आती है वर्ब की, इज ए डॉक्टर। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चे तो ऑफ की वजह से ये चीज सारी क्या बन गई, ऑब्जेक्ट, और अगर ये ऑब्जेक्ट बन गई तो ये इज अब किसके हिसाब से आया, वन के हिसाब से, ठीक है जी। तो यही आपकी एरर भी थी, ठीक है। तो हम कौन से उसमें कर देंगे, इस पार्ट में कि कॉलेज नहीं हमें कॉलेजेस चाहिए, और यही आपकी एरर भी है, ठीक है बच्चे। लास्ट हमारा एक और क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 4 जंबल। आपको जंबल सेट करने हैं बच्चे, तो मैं एक बार यहाँ से साफ कर लेती हूँ, ठीक है। एक बार आप खुद से ट्राई करेंगे कि कौन सा पार्ट आपका फर्स्ट हो सकता है, कौन सा सेकंड हो सकता है, ठीक है, कौन सा फर्स्ट होगा, कौन सा सेकंड होगा, चेक करो एक बार। क्या आपका फर्स्ट पार्ट ए होगा, बी होगा, डी होगा, इस तरीके से देखो एक बार। जंबल्ड में हमने टेक्निक क्या बना रखी है बच्चे, आप नाउन प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट देख सकते हो। सबसे पहले आपसे कोई क्वेश्चन करेगा तभी तो आप आंसर करोगे, या पहले आप आंसर दे दोगे, क्वेश्चन अगला बाद में करेगा, क्या ऐसा पॉसिबल है बच्चे? अभी मैं बता रही थी आपको पहले फुल फॉर्म आएगी, उसके बाद ही शॉर्ट फॉर्म आ सकती है, मानते हो? अगर मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ूं तो देखो क्या कह रहे हैं, वी आर गोइंग टू द मार्केट। वी से जब ये शुरू हो रहा है तो क्या ये फर्स्ट हो सकता है? कभी नहीं होगा। वेयर आर यू गोइंग, ये क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, फादर आस्क, लेकिन पहले बात क्या चल रही है कुछ नहीं पता लगा। टेक योर अम्ब्रेला, इट इज गोइंग टू रेन, द मदर सेड, ठीक है। अगला कह रहा है यस डेफिनेटली वी विल रिप्लाई द टू। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे कि सबसे पहले यहाँ पर डिक्लेरेशन है कि हम मार्केट जा रहे हैं, क्या पहले डिक्लेरेशन हो जाती है? नहीं, पहले कोई अगला क्वेश्चन तो करेगा, बात समझ आ रही है? तो सबसे पहले अगर हमारा क्वेश्चन होगा कि वेयर आर यू गोइंग, द फादर आस्क्ड, पहले क्वेश्चन किया गया है तो क्वेश्चन का ही तो जवाब दोगे, पहले क्वेश्चन होगा उसी का तो जवाब दोगे। कहाँ पर है जवाब? ये कह रहे यस डेफिनेटली वी विल रिप्लाई द टू, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि अगर आप जा रहे हो तो टेक योर अम्ब्रेला, इट इज गोइंग टू रेन, द मदर सेड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या था हमारा, वेयर आर यू गोइंग, बी था, जवाब क्या था, वी आर गोइंग टू द मार्केट। तो एक चीज समझ आती है बच्चे कि सबसे पहले हमारा जो स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी, बी होगी, ठीक है, और बी के बाद ही हमारा क्या आएगा, सी आएगा, क्योंकि इसमें जवाब है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट सिचुएशन क्या हुई है, टेक योर अम्ब्रेला, इट इज गोइंग टू रेन, मदर सेड, मैंने ये कहा। अब इस स्टेटमेंट का आंसर कहाँ है, यस डेफिनेटली वी विल रिप्लाइड द टू, मतलब इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो यहाँ पर है। तो मैंडेटरी पेयर हमारा क्या होगा बच्चे, सबसे पहले बी, बी के बाद हमने क्या बना दिया, वी आर गोइंग टू द मार्केट, डिक्लेयर रितु एंड जीतू, जो भी है। तो सबसे पहले देखो वेयर आर यू गोइंग, बी, बी के बाद जवाब क्या मिला, वी आर गोइंग टू द मार्केट, यानी कि ए, ठीक है। उसके बाद क्या मिला, टेक योर अम्ब्रेला, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, और सी का आंसर हमारा किस में है, डी में। एक ऐसे ऑप्शन पे जाओ जिसमें लिखा हो बी ए सी डी, तो दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्लियर है बच्चे? तो ये था हमारा सेशन जिसमें हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। और आपको क्या बेनिफिट मिलेगा बच्चे कि एक तो आपको क्वेश्चन टाइप समझ आ जाता है कि आपने इस एंटायर में क्या देखा, स्पेलिंग मिस्टेक के क्वेश्चन आए हुए हैं, जंबल्स आए हुए हैं, क्लोज टेस्ट आया हुआ है, एरर वाले सेगमेंट आए हुए हैं। तो आपको एक तो ना क्वेश्चन टाइप समझ आ गया ऐसा करने से। अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस हो गई, आपको पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उसी से रिलेटेड आपने क्वेश्चन भी कर लिए। तो आई होप कि ये पूरा सेशन आपको समझ आया होगा,
right? And it was all about my this session. I will be back with my new session. Till then, you take care.